सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द लाइव शो में। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो टॉपिक रिलेटेड है बत्तख पालन या डक फार्मिंग से। आज के इस युग में हर इंसान जो बिजनेस करना चाहते हैं या अपना कोई काम करना चाहते हैं, वो उनकी उम्मीद होती है कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाएं या अपने प्रॉफिट मार्जिन को वो बढ़ा सकें। तो मेरे इस आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को डक फार्मिंग में कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो शायद मैं जो आपके को बोलना चाहता हूँ, जो मेरा एनालिसिस जो मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, शायद वो आपको पूरी बात समझ में ना आए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन हम जैसे लोगों के लिए एक उत्साह का काम करता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक पूरा का पूरा रिलेटेड है बत्तख पालन या डक फार्मिंग से। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज के टाइम में डक फार्मिंग एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है और पिछले 2-3 सालों में बत्तख पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय के रूप में उभर कर के आया। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन को हम लोग और कैसे इंक्रीज कर सकें, अपना लाभ का जो परसेंटेज है, मार्जिन है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी डक फार्मर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, या जितने भी नए लोग इस डक फार्मिंग से जुड़ रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि डक फार्मिंग में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। जिन बिंदुओं को आप बहुत अच्छे से अगर ख्याल रखते हैं तो मेरा मानना है कि डक फार्मिंग में कम लागत में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो है फूड मैनेजमेंट। अगर आपको लाभ बढ़ाना है, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, तो फूड मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा से काम करना होगा। फूड मैनेजमेंट, खाद्य प्रबंधन। खाद्य प्रबंधन से मेरा मतलब है कि आप अपने बत्तख को क्या खिला रहे हैं, है ना, कितनी मात्रा में खिला रहे हैं। बहुत सारे फार्मर्स या जो न्यू कमर होते हैं, वो जो मार्केट में अवेलेबल दाना होता है, जो रेडीमेड दाना होता है उनका फीड, उस पे वो लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जैसे पहले वो प्री स्टार्टर देते हैं और जितने भी फीड अवेलेबल है सिर्फ वो फीड खिलाते हैं। और वो जो फीड है वो ये कॉस्टिंग नहीं कर पाते हैं कि वो फीड उनको कितना महंगा पड़ रहा है। देखिए, अगर आपको अंडा चाहिए तो ऑब्वियसली आपको खाना अच्छा देना होगा बत्तख को। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग दाना ही दें, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास, हमारे घरों में उपलब्ध होती है जिसको कि हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, जो मार्केट में मिलने वाले फीड से बहुत कम कीमत पर अवेलेबल होता है, जबकि हम उस चीज़ को नहीं देते हैं। मैं उसी टॉपिक पे आज बात करना चाहूँगा कि आप जो फूड मैनेजमेंट, खाद्य प्रबंधन करें अपने बत्तख का, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसा पहला मेरा टॉपिक है वेजिटेबल वेस्ट। जितने तरीके की सब्जियां या तो बचती है, या देखते होंगे आप मार्केट में, जैसे फूल गोभी है वो डंडा फेंक दिया जाता है, या मूली है वो चीज़ फेंक दिया जाता है, पत्ता गोभी, बहुत सारा चीज़ फेंक दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल सब्जियां हैं, ठीक है। तो सब्जी का जो वेस्ट है वो आप यूज कर सकते हैं बत्तख को खिलाने के लिए, है ना।
सब्जी का जो वेस्ट है आपके घर में या आसपास या मंडी में, सब्जी का वेस्टेज, ठीक है, सब्जी का जो वेस्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं बत्तख के फीडिंग के लिए। दूसरा, फिश वेस्टेज। हमेशा देखते होंगे मछली मार्केट में या जो भी मछली बेचने वाले हैं उनमें बहुत सारा वेस्ट निकलता है। आप उस फिश वेस्ट को यूज कर सकते हैं, बहुत ही कम कीमत में और बहुत अच्छा प्रोटीन डाइट आपको मिल आपके लिए बत्तख के लिए आप अवेलेबल करवा सकते हैं। फिश वेस्टेज एक बहुत अच्छा प्रोटीन डाइट का काम करेगा आपके डक के लिए, आपके बत्तख के लिए। तीसरा, कॉर्न, जिसको हम लोग मक्का बोलते हैं। तो मक्का भी आपके आसपास के एरिए में बहुत ही कम दाम में अवेलेबल है। कम से कम जितने में आप अगर 35 किलो रुपये या 40 रुपये किलो दाना खरीदते हैं रेडीमेड दाना, उससे अच्छा आप कॉर्न देंगे, अगर मक्का का देंगे दर्रा बना करके, तो वो ज़्यादा काम करेगा और 35 रुपये 40 रुपये में आप डबल कॉर्न खिला सकते हैं। राइस, चावल का भूसी, चावल का छिलका या चावल, ठीक है, धान दे सकते हैं, ये भी बहुत ही कम कॉस्ट पे मिलेगा। दाना से अगर कंपेयर करें तो आधा कॉस्ट पे 50% कॉस्ट यहाँ आपका बच जाता है। अजोला, अजोला एक घास है, ग्रास है ना, जो हम लोग जनरली तालाब में उगाते हैं। अजोला बहुत अच्छा प्रोटीन डाइट का काम करता है बत्तख के लिए, बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इवन अजोला की बात करें तो अजोला भैंस को, गाय को, ये जितने भी पालतू जानवर हैं हमारे पास उनको हम लोग खिला सकते हैं। अच्छा दूध चाहिए तो अजोला यूज किया जा रहा है भैंस के लिए, गाय के लिए, तो अजोला को आप बत्तख के लिए यूज कर सकते हैं। अजोला में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इससे आपका जो फीडिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। फीडिंग कॉस्ट आप 25% 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। बरसीम ग्रास, बरसीम घास, वैसे भी जो बत्तख है बेसिकली हम लोग जानते हैं बत्तख को जो आप खिलाइए वो खाएगा, बट ऐसी चीज़ें जो जिसमें प्रोटीन डाइट हो, क्योंकि अगर वो प्रोटीन डाइट नहीं खाएंगी तो उनका जो अंडा है वो उतना ज़्यादा अंडा नहीं दे पाएगी जितना ज़्यादा देना चाहिए। अगर आप खाकी कैम्पबेल ले रहे हैं और आपका टारगेट है कि 300-320 अंडा लेना है मुझे एक साल में, तो आपको प्रोटीन डाइट देना होगा। तो प्रोटीन डाइट के लिए बरसीम ग्रास भी बहुत अच्छी है। आप इसको एक बार बोइए, ये लगातार क्या है उगता रहेगा, बत्तख हर दिन खाएगा, ये उगता रहेगा। बरसीम ग्रास को आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोला ये आपके आसपास बहुत इजीली अवेलेबल है। इसमें ऐसा कोई टफ काम नहीं है कि आपको बहुत महंगा चीज़ खरीदना पड़ेगा। इससे आपका जो फीडिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। देखिए बत्तख पालन में सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग है वो फीडिंग कॉस्ट का है, और मुझे फीडिंग कॉस्ट ही कम करना है। तो फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए अपने आसपास जो चीज़ें अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप यूज़ कीजिए, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो एक बत्तख पे खर्च आने वाला है पहले 5 महीने में, क्योंकि 5 महीने के बाद ही वो अंडे पे आती है, तो 5 महीने में जो खर्च आने वाला है वो इन चीज़ों के थ्रू आप उस खर्च को कम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो है कल्चर, संस्कृति। आप जिस जगह पर डक फार्मिंग कर रहे हैं, बत्तख पालन कर रहे हैं, उस एरिए के आसपास की जगह का कल्चर को देखिए। सबसे पहला चीज़, क्या उस एरिए में, क्योंकि डक फार्मर, कोई भी डक फार्मर सिर्फ और सिर्फ अंडे के लिए डक फार्मिंग नहीं करते हैं। उनको कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी होता है कि मुझे कटिंग के लिए भी बत्तख को देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कटिंग के लिए अगर यूज़ करना है, वाइट पैकिंस बहुत ही अच्छा है जो मीट के लिए यूज होता है। वाइट पैकिंस है ना, वाइट पैकिंस मीट के लिए यूज में हम लोग लाते हैं। उसके बाद इंडियन रनर भी हम लोग यूज में लाते हैं। इंडियन रनर ये भी हम लोग मीट और अंडा दोनों के लिए
मीट प्लस अंडा। इंडियन रनर मीट और अंडा दोनों में काम करता है। तो मैं बात कर रहा था संस्कृति की। जैसे झारखंड और उसके आसपास का एरिया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, अगर इन एरिया में आप देखेंगे तो बत्तख बहुत बड़ी मात्रा में कटिंग के लिए यूज होता है। जबकि बिहार को अगर देखें तो बिहार में बत्तख कटिंग के लिए यूज नहीं होता है, ना के बराबर। कुछ एरिया में हो सकता है कटिंग के लिए यूज हो, बट बेसिकली बिहार में ना के बराबर कटिंग के लिए यूज होता है। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ संस्कृति को लेकर के कि बहुत सारा ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे बत्तख को कटिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे होली, होली में आप देखेंगे तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, यहाँ पे बत्तख कटिंग के लिए यूज होता है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में भी कटिंग के लिए यूज होता है। तीसरा मनसा पूजा, मनसा पूजा झारखंड में बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। तो मनसा पूजा में भी कटिंग के लिए यूज किया जाता है बत्तख। और चौथा मैं टारगेट करना चाहूँगा कि ठंड का सीज़न, ठंड का जो मौसम है हमारा, का मौसम, तो ठंड के मौसम में भी बहुत जगह बत्तख को कटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कल्चर और भौगोलिक स्थिति क्या है जहाँ पे आप बत्तख पालन कर रहे हैं। अगर आप सपोज होली टारगेट करते हैं, होली जनरली मार्च में होता है। मार्च में अगर आपको पता है कि होली है और बड़े मात्रा में बत्तख का डिमांड है, तो आप जनवरी मिड में 15 जनवरी के आसपास आप क्या कीजिए, या तो वाइट पैकिंग्स डाल दीजिए, 1000 मात्रा में वाइट पैकिंग्स, और ये गारंटी है कि होली में 1000 वाइट पैकिंग्स आपका मीट के लिए निकल जाएगा। आप अगर 1000 वाइट पैकिंग्स होली के लिए डालते हैं, एक टारगेट लेके चलना है आपको, क्योंकि वाइट पैकिंग्स 2 महीने में 1.5 से 2 किलो का वजन ले लेता है। अगर वो 2 महीने में 1.5 से 2 किलो का वजन लेगा, चूजा इसका 60 से 70 रुपये मानता हूँ मैं, 2 महीने में आप खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर 50 रुपया, तो 120 रुपया उसका लागत है। और आप उसको बेच कितने में रहे हैं, 250 रुपये में। ठीक है, 250 रुपये में अगर बेचते हैं या 200 में भी बेचते हैं, मान के चलिए 100 से 130 रुपया, 100 से लेकर के 130 रुपया आपका एक बत्तख पे मार्जिन है। तो 1000 बत्तख आपका जाता है, तो आप मार्जिन सोच सकते हैं कि आपका टोटल कॉस्टिंग जो है वो इन 2 महीनों में कवर हो जाएगा। ये ऐसा मार्जिन कवर होगा जो आपको पूरा 1 साल का खर्च निकाल देगा। दुर्गा पूजा टारगेट कीजिए उससे 1.5-2 महीने पहले। ठीक है, जो भी स्टार्ट होने वाला है पूजा, उससे आप 1.5-2 महीने पहले, मनसा पूजा से 1.5-2 महीने पहले, मनसा पूजा भी लगभग मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर के आसपास होता है। तो आप अगर सितंबर में मनसा पूजा झारखंड में मनाया जा रहा है और ये मनसा पूजा में बत्तख बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, आप वो 1000 नहीं 2000 3000 भी कर सकते हैं। अगर आप मनसा पूजा टारगेट करते हैं तो आपको देख लेना है कि मनसा पूजा इस साल कब है, अगस्त में है कि सितंबर में है। अगर अगस्त में है, सपोज अगस्त में मनसा पूजा है, तो आपको जून मिड में 1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले, जून या जुलाई, ये जून या जुलाई में आपको टारगेट लेके चलना है कि 1000 से 2000 वाइट पैकिंग्स मुझे तैयार करना है 2 महीने में। अगर आप ये 2000 वाइट पैकिंग्स निकाल लेते हैं तो 2 महीने में सोचिए कि आपका प्रॉफिट 2 लाख से लेकर के 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक आप 2 महीने में ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठंड का मौसम जो आता है उसमें आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने में झारखंड, बंगाल और आसाम, इधर बत्तख का बहुत डिमांड है। आप 3 महीने में आप इजीली 2000, 3000, 4000 वाइट पैकिंग्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वाइट पैकिंग्स आप हमेशा रखें, एक इंटरवल पे। होली निकल गया, उसके बाद देखना अगला फेस्टिवल कब है मेरा, हो सकता है एक
अगला फेस्टिवल आने में 4-5 महीने का गैप है, तो आपको 2 महीने पहले ही वाइट पैकिंग्स रखना है, जो कि मीट पर्पस सिर्फ उसको कटिंग के लिए आप दे रहे हैं। आपका अंडा के लिए जो तैयार हो रहा है वो तैयार हो रहा है, क्योंकि बत्तख पालन का एक बहुत कड़वा सच्चाई है कि अंडा, हर इंसान अंडा के लिए बत्तख पालन स्टार्ट करता है, लेकिन 4 महीने तो आपका अंडा बहुत अच्छे से बिकता है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी के बाद जो अंडा का रेट है वो भी डाउन होता है और अंडे का मार्केटिंग में भी प्रॉब्लम होता है। और ये सच है, क्योंकि बहुत सारे डक फार्मर्स बड़े पैमाने पे जो करते हैं वो ये बोलते हैं मैं अंडा ले लूँगा, मैं अंडा ले लूँगा, बट बेसिकली वो अंडा लेंगे तो कितना लेंगे? क्योंकि अगर वो सिर्फ अंडा ही प्रोड्यूस कर रहे थे तो उन्होंने फिर चूजा बनाना क्यों स्टार्ट किया? ये कड़वी सच्चाई है डक फार्मिंग की, कि आप देखेंगे पहले जितने भी डक फार्मर्स थे वो अंडा को हटा करके अभी वो डकलिंग पे आ गए हैं, वो चूजा बनाते हैं और चूजा सप्लाई करते हैं। अगर अंडे का इतना ही अच्छा मार्केटिंग था तो क्यों डकलिंग स्टार्ट किया? आप भी चूजा ले सकते हैं दूसरे से, बट प्रॉब्लम आता है और ये सच है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना हो पड़ेगा। अगर आपके आपके पास बहुत अच्छा मार्केट पकड़ में आ गया तब तो ठीक है, अगर अच्छा मार्केट नहीं पकड़ में आया तो अंडों का सेल करने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आप एक ही चीज़ पे मत डिपेंड हो रहिए कि मुझे सिर्फ अंडा ही सेल करना है, क्योंकि मैंने बोला कि एक ऑप्शन और है बत्तख की कटिंग का, और उसको आपको मौसम और कल्चर के अकॉर्डिंग टारगेट करना होगा। आप ऐसा मत कीजिए पूरे साल आप यूज़ कर रहे हैं, फेस्टिवल टू फेस्टिवल। अगर आप एक फेस्टिवल में 2 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं, आप उसको साल में 3 फेस्टिवल भी पकड़ा जाता है तो 6 लाख का प्रॉफिट आप कर सकते हैं, लागत हटा करके। मैं इसमें लागत नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बत्तख का एक फ़िक्स रेट है, 200 से 250 जनरली हमेशा मिलता ही मिलता है। अगर कितना भी ख़राब हालत होगा तो एक बत्तख पे 50 रुपये तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। और अगर 50 रुपया भी बनता है तो 1000 के हिसाब से 50,000 आपका प्रॉफिट है। अगर आप 3 फेस्टिवल भी पकड़ते हैं तो 1.5 लाख रुपये। तो ये जो है आपका एक्सटर्नल खर्च, जो अलग से आप मिसलेनियस खर्च करते हैं अपने डक फार्मर लोग, जो भी वो उनका मजदूरी पे, लेबर पे, ये सब पे जो खर्च होता है खाना वाना पे, वो इससे कवर होता चला जाएगा। ये एक एनालिसिस बेस्ड प्रोग्राम है और मैं एनालिसिस बेस्ड ही वीडियो बनाता हूँ। मैंने बहुत सारे चीज़ों को एनालिसिस किया है, उसके बाद ही इस वीडियो को आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आगे ऐसे ही कुछ और अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि जितने भी न्यू कमर हैं इस फील्ड में आ रहे हैं उनको प्रॉफिट हो। ऐसा ना हो कि वो धोखे में रहें और क्या कर रहे हैं, कैसे करना उनको ना पता हो। तो मेरे वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है, बट वो एक एनालिसिस बेस्ड वीडियो है, और जब तक मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ, कोई वीडियो नहीं लेकर के आ रहा हूँ, तो जितनी भी वीडियो आएगी मेरी वो सारी एनालिसिस बेस्ड है। उसमें कोई धोखाधड़ी वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है डक फार्मिंग। ना मैं इससे आपको बोल रहा हूँ मुझसे चूजा खरीदिए, ना अंडा खरीदिए, कुछ नहीं। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयर कर रहे हैं लोगों को, लोगों का एक हेल्प के लिए एक मुहिम है, ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ऐसे ही आगे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।